हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एकेडमी ऑफ साइंशिया। हम लोग देख चुके हैं हेरिडिटी और इवोल्यूशन के वेस्टिजियल ऑर्गन्स का पॉइंट। अब इसके आगे हमें बढ़ना है, जिसका नाम है पॉइंट का हमारे पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। उसके पहले ज़रा हम 1.7 के क्या कर लेते हैं, फिगर चेक कर लेते हैं। देखिए, तो ये पिक्चर को अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये क्या है, फॉसिल्स है। क्या है, फॉसिल्स। यानी कि कई साल पहले जो स्पीसीज प्रेजेंट थी और वो डाई होके ज़मीनों में, पत्थरों में कहीं क्या हो गए थे, दब गए थे, तो उनके इम्प्रेशंस फॉर्म हो गए। क्या हो गए, इम्प्रेशंस फॉर्म हो गए, जिसके थ्रू हमें पता चला कि कुछ स्पीसीज ऐसे भी प्रेजेंट थे, तो इसे हम कहेंगे फॉसिल्स। ओके, तो अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं कि ये फिगर क्यों बताई गई है फॉसिल्स की। यहाँ पर ये हमें आगे की स्टडी में पता चल जाएगा। तो देखिए, अ क्वेश्चन में अराइज इन योर माइंड दैट विच ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट मिलियन ऑफ ईयर्स अगो, कि हमारे जहन में हमेशा ये सवाल आते रहते हैं कि अगर ह्यूमन बींग आज है तो वो पहले कैसा था, फिर उसके पहले कौन से ऑर्गेनिजम्स थे, क्या एग्जिस्ट था, क्या एग्जिस्ट नहीं है, और अभी जो प्रेजेंट है वो क्या पहले भी प्रेजेंट था। इस तरह के क्वेश्चन हमारे जहन में क्या होते रहते हैं, आते रहते हैं। ओके, सो हाउ कैन वी टेल दिस, और अगर हमें ये सारे आंसर्स पता है तो कैसे पता है, कहाँ से आए हमारे पास आंसर। नाउ दिस सीक्रेट हैज़ बिन हिडन इन द अर्थ, तो ये जो सीक्रेट है, ये जो राज है, ये कहाँ पे है, अर्थ में छुपा हुआ है, हिडन इन द अर्थ। अब आप बोलेंगे ये अर्थ में कैसे छुपा हुआ है, तो अभी हमने ऊपर के फिगर देखे, सम फॉसिल्स, यानी कि जो एनिमल्स स्पेसिस दब गए थे ज़मीन में डाई होने के बाद, रॉक्स में उसके इम्प्रेशंस पाए जाते हैं, जिसे हम फॉसिल्स कहते हैं। इस वजह से जब भी हम ज़मीन की खुदाई करते हैं तो कुछ ना कुछ जो भी पहले के स्पेसिस थे या वहाँ का ऑर्गेनिजम्स थे, पहले का जो कल्चर था, वो हमें पता चलता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो भी सारे राज हैं वो कहाँ पे हैं, हिडन इन द अर्थ। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स गेट बरीड ड्यू टू डिस्टार्स लाइक अ फ्लड, अर्थक्वेक, वोल्केनो etc, कि जो लार्ज नंबर के जो ऑर्गेनिजम्स है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिसके इम्प्रेशंस क्या हो गए हैं, हमें अर्थ में मिले हैं। अब अर्थ में कैसे मिले हैं कि कई स्पेसिस बरीड हो गए। बरीड हो जाना यानी कि दफन हो जाना, दब जाना। क्या हो जाना, दब जाना, ज़मीन के अंदर समा जाना, तो बरीड हो चुके हैं ड्यू टू डिज़ास्टर, जैसे कि फ्लड आता है हमारे पास, अर्थक्वेक आता है, वोल्केनोस आता है। तो इस तरह के हादसात में क्या होता है कि जो भी स्पेसिस डाई होते हैं तो वो ज़मीन में क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं। तो रिमेनेंट्स एंड इम्प्रेशंस ऑफ सच ऑर्गेनिजम्स रिमेन प्रिजर्व्ड अंडरग्राउंड, तो अब वो मरने के बाद, डाई होने के बाद, एक जो हमारे मिट्टी में दफन होने के बाद क्या हो जाता है, उसके कुछ इम्प्रेशंस और ऑर्गेनिजम्स के क्या हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। जो अब हम ज़मीन की खुदाई करते हैं तो ऐसे इम्प्रेशंस हमें क्या होते हैं, मिलते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, प्रिजर्व हो चुके होते हैं, अंडरग्राउंड प्रिजर्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब भी हम ज़मीन की खुदाई करते हैं तो हमें न्यू ऑर्गेनिजम्स के बारे में या फिर जो पहले ऑर्गेनिजम्स थे उसकी स्टडी करने में हेल्पफुल साबित होता है। दीज आर कॉल्ड एज फॉसिल, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, फॉसिल्स, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कई साल पहले क्या हो गए, डिज़ास्टर, फ्लड, अर्थक्वेक की वजह से ज़मीन में, अर्थ में बरीड हो गए, और उसके बाद उसके इम्प्रेशंस फॉर्म हो गए, और फिर जब है कि नहीं, और प्रिजर्व्ड वो अंडरग्राउंड हो गए, और वो लेटर हमारी स्टडी के लिए, फॉसिल्स को समझने के लिए काम में आए। इसी को हम क्या कहेंगे, फॉसिल्स कहेंगे। तो स्टडी ऑफ फॉसिल इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्केप ऑफ स्टडी ऑफ इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन की स्टडी करने के लिए हमें फॉसिल की स्टडी करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें फॉसिल्स का पता चलेगा कि फर्स्ट ऑर्गेनिज्म कौन सा था, उसके बाद कौन से ऑर्गेनिज्म आए, और जो फॉसिल्स के ऑर्गेनिजम्स है वैसे अभी ऑर्गेनिजम्स हमारे पास प्रेजेंट है या नहीं, और अगर प्रेजेंट है तो फिर ये ऑर्गेनिजम्स या फिर कुछ चेंजेस के साथ प्रेजेंट है तो फिर उसके अंदर क्या इवोल्यूशन हुआ। तो इवोल्यूशन की स्टडी के लिए फॉसिल्स भी क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आइए इस तरफ कि कार्बन कंजप्शन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स स्टॉप्स आफ्टर डेथ, सिंस देन ओनली द डिकेइंग प्रोसेस ऑफ सी फोर्टीन्स ऑकर्स कंटिन्यूसली, कि जो कार्बन कंजप्शन का प्रोसेस रहता है किस में, एनिमल्स में और प्लांट्स में, स्टॉप आफ्टर डेथ एंड सिंस देन, यानी कि जैसे ही कोई भी ऑर्गेनिज्म डाई हो जाता तो उसके अंदर कार्बन कंजप्शन की जो कैपेसिटी रहती है वो स्टॉप हो जाती,
जिसकी वजह से ओनली द डिकेइंग प्रोसेस C14 ऑकर्स कंटिन्यूसली। तो कार्बन कंजप्शन क्या हो जाता, स्टॉप हो जाता, लेकिन डिकेइंग प्रोसेस ऑफ C14 स्टार्ट हो जाता। जो हमारा C14 है, कार्बन 14 है, उसका डिकेइंग स्टार्ट हो जाता। In case of dead bodies of plants and animals, instead of remaining constant, the ratio of between C14 and C12 changes continuously as C12 is a non-reductive element। तो देखिए C12 है ये एक नॉन रिडक्टिव, यानी कि कार्बन 12 एक नॉन रिडक्टिव एलिमेंट है, और जैसे ही बॉडी डेड हो जाती है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, तो वो रिमेन कांस्टेंट नहीं रहते हैं, यानी कि उनके जो अंदर जो C14 और C12 कार्बन होता है उसका जो रेशियो होता है वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है, वो कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट नहीं होता है। और C12 जो है एक्चुअली वो कैसा है, नॉन रिडक्टिव है। द टाइम पासिस सिंस द डेथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल कैन बी कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग द रेडियोएक्टिविटी ऑफ C14, C12 एंड C12 प्रेजेंट इन देयर बॉडी। तो अब जब भी हमको कोई ऑर्गेनिजम्स मिलता है, डेड ऑर्गेनिजम्स, तो उसके जो भी हमारे पास फॉसिल्स रहते हैं, अगर हम उसकी क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग करते हैं, तो उसके अंदर जो रेशियो मिलता है हमको बाय मेजरिंग द रेडियो एक्टिविटी ऑफ C14 एंड C12 और C14 की जो रेडियो एक्टिविटी होती है और जो कंटिन्यूसली जो कार्बन का चेंज होते रहता है, उसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, द टाइम पास्ड सिंस द डेथ, यानी कि वो डेट कब हुई और इस तरह से वो कितना पुराना फॉसिल्स है, ये फॉसिल है, इस बात का हम क्या कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, दिस इज़ अ कार्बन डेटिंग मेथड। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बन डेटिंग मेथड कहते हैं। इट इज़ यूज्ड इन पैलेंटोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी फॉर डिटरमिनिंग द एज ऑफ ह्यूमन फॉसिल्स एंड मैनस्क्रिप्ट्स। यानी कि ये जो कार्बन डेटिंग का है स्टडी है, इसको हम किस में यूज़ करते हैं, मेथड को पैलेंटोलॉजी में भी यूज़ कर सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में भी स्टडी में यूज़ कर सकते हैं। और इसका मेन पर्पस क्या है, ये डिटरमाइन करता है किसको, एज ऑफ ह्यूमन फॉसिल्स एंड मैनस्क्रिप्ट्स के। वंस द एज ऑफ फॉसिल बिन डिटरमाइंड बाय सच टेक्निक, इट बिकम ईजी टू डिड्यूस द इंफॉर्मेशन अबाउट अदर अर्स्टवाइल ऑर्गेनिजम्स। तो अगर एक बार ये है कि नहीं हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन डिटेक्ट हो जाती है, तो फिर हम अदर ऑर्गेनिज्म को भी अच्छे से क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इट सीम्स दैट वर्टिब्रेट्स हैव बीन स्लोली ओरिजिनेटेड फ्रॉम इनवर्टिब्रेट। जैसे कि हमने अंदाज़ा लगाया है कि जो वर्टिब्रेट है ये जो कहाँ किस तरह से ओरिजिनेट हुए, किस तरह से फॉर्म हुए, सो द वर्टिब्रेट्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इनवर्टिब्रेट्स। तो ये भी क्या है, फॉसिल्स की स्टडी का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ओके, नाउ देखिए यहाँ पे हमारे पास एक फिगर है कि ठीक है, फिगर में क्या बताया गया है कि सेनोजोइक ईरा, ठीक है, सेनोजोइक ईरा, मेसोजोइक ईरा, पैलेजोइक ईरा, और ये 3 ईरास है। तो अब देखिए फर्स्ट में हमारे पास क्या है, अब इसको हमने क्या बताया यहाँ पे, इन्वर्टिब्रेट्स बताए हैं। इन्वर्टिब्रेट्स में भी किस तरह के इन्वर्टिब्रेट्स है, पाइसेस है, उसके बाद ये एम्फीबिया है, उसके बाद रेप्टाइल्स है, ये इसे हम कहेंगे रेप्टाइल्स कहेंगे। ओके, पाइसेस यानी फिशेस को कहेंगे हम, फिर एम्फीबियास है, और ये बर्ड्स है और मैमल्स है। तो अब ये जो ईरा है, यहाँ तक का जो ईरा है, इसको हम रेप्टाइल्स, एम्फीबिया और पाइसेस को इन्वर्टिब्रेट में जो रखा गया है, तो इसको हम पैलेजोइक कीड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, पैलेजोइक कीड़ा कहते हैं। और ये जो ऊपर वाला है वह सिनोजोइक कीड़ा है और मेसोजोइक कीड़ा है। ओके, तो अब ये मैमल्स कैसे हैं, वर्टिब्रेट्स है। नाउ देखिए इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। ओके, कार्बन डेटिंग मेथड इज बेस्ड अपॉन द रेडियो एक्टिव डिके ऑफ नेचुरली ऑकरिंग C14 एंड इट्स डेवलप्ड बाय विलार्ड लिब्बी। जो कार्बन डेटिंग का प्रोसेस है वो किस पे डिपेंड है, नेचुरली ऑकरिंग C14, जो भी नेचुरली C14 प्रेजेंट होता है उसमें जो चेंजेस आते हैं उस पे डिपेंड है कार्बन डेटिंग का मेथड। और ये फर्स्ट डेवलप्ड किसने किया, विलार्ड लिब्बी ने। किसने, विलार्ड लिब्बी ने। ओके, उसके बाद देखिए ये यहाँ पे आपको फोटो बताई गई है विलार्ड लिब्बी की। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ही हैज़ बिन अवॉर्डेड विथ नोबेल प्राइज़, कि विलार्ड लिब्बी को क्या मिला, नोबेल प्राइज़ मिला 1960 में फॉर दिस इन्वेंशन। द एज ऑफ द मटेरियल्स डिटरमाइंड बाय दिस मेथड आर पब्लिश्ड इन द जर्नल रेडियो कार्बन। तो इन्होंने जो है कि नहीं पब्लिकेशंस की थी
क्या की थी, इन्वेंशन किया था, और जो मटेरियल की एज डिटरमाइन की थी वो किस में पब्लिश की गई, एक जर्नल रहता है जैसे कि न्यूज़पेपर वगैरह रहते हैं, उसी टाइप का एक जर्नल्स होता है जिसके अंदर हमारे रिसर्च पेपर्स क्या होते हैं, पब्लिश होते हैं। उसमें बताया गया कि कार्बन डेटिंग के प्रोसेस से जो इन्वेंशंस थे वो सारे बताए गए और उसका नाम था रेडियो कार्बन। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़िए आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कनेक्टिंग लिंक्स। क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, कनेक्टिंग लिंक्स। तो ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर एंड डिस्कस द कैरेक्टर्स अबाउट। अब पहले हमको फिर से इसी तरह से कनेक्टिंग लिंक की क्या करना है, पिक्चर्स देखना है। तो देखिए, सम एनिमल्स स्पेशल कैरेक्टर्स, यानी कि कुछ स्पेशल एनिमल्स के अपने अपने स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। देखिए अब ये पैरीपेटस है, इसके देखिए लेग्स कितने ज़्यादा हैं। ये लंग फिश है, आप देखिए यहाँ पे लंग फिश कितनी है कि नहीं, क्या है, स्लीपरी है। यहाँ पे कुछ भी पोडियाज यानी कि पैर वगैरह, लेग्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं क्या, नो। ये डकबिल पैलीटेपस है, इसके अंदर कितने हैं, सिर्फ 1 2 3 4 है, और इसकी अपनी टेल है, ये इसकी टेल है ये। तो अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके, इसके ये जो एक दूसरे से क्या करते हैं, कनेक्ट, यानी कि ये स्पेसिस के कुछ कैरेक्टर इससे कनेक्ट है, ये स्पेसिस के कुछ कैरेक्टर इससे कनेक्ट हो गए, तो इसको हम कनेक्टिंग लिंक्स बोल सकते हैं। ओके, तो अब इसका हम डिटेल देख लेते हैं कि सम प्लांट्स एंड एनिमल्स शो सम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बाय विच दे कैन बी रिलेटेड टू डिफरेंट ग्रुप। यानी कि कुछ एनिमल में क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल, यानी कि जो बाहरी तौर से दिखाई देते हैं, ऐसे कैरेक्टर किसी और एनिमल के डिफरेंट ग्रुप के एनिमल से क्या कर सकते हैं, क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो हैज़ दे आर कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक्स। तो बस हम इसी को क्या बोलेंगे, कनेक्टिंग लिंक्स। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए, अब आपके पास ये 3 बताए गए हैं, तो अब इसके पास टेल है, इसके पास टेल है, इसके पास भी टेल है, तो ये हो गई कनेक्टिंग लिंक्स। अब समझ लीजिए इसके पास क्या है, आइज़ है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। एज एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ ये बातें, तो ये क्या हो गई है, कनेक्टिंग लिंक्स। तो ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो उसको कनेक्टिंग लिंक्स कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे पैरीपेटस कैरेक्टर्स लाइक सिगमेंटेड बॉडी। पैरीपेटस की जो बॉडी है वो कैसी है, सिगमेंटेड है। इसकी बॉडी कैसी है, सिगमेंटेड है। ओके, नाउ थीन क्यूटिकल एंड पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। इसके क्यूटिकल्स कैसे थीन है, और ये जो स्मॉल है वो क्या है, ये पैरापोडिया। स्मॉल क्या है, ये पैरापोडिया है। तो ये पैरीपेटस की बॉडी है। इसी तरह से दिस एनिमल्स शो ट्रैकियल रेस्पिरेशन। तो अब ये तीनों की बॉडी कैसी है, एक दूसरे से अलग दिखाई दे रही है, लेकिन इनका ट्रैकियल रेस्पिरेशन है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, सिमिलर टू अर्थ्रोपोड्स। यानी अर्थ्रोपोड की तरह इनके अंदर ट्रैकियल रेस्पिरेशन भी है, यानी कि रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, ट्रकिया के थ्रू होता है, इसे ट्रकियल रेस्पिरेशन कहेंगे। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, किसकी तरह, अर्थ्रोपोड्स की तरह। सो दिस इंडिकेट दैट पेरीपेटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड अर्थ्रोपोडा। तो इस वजह से ये बात साबित होती है कि पैरीपेटस किससे कनेक्ट करता है, एनालिडा से, और अर्थ्रोपोडा से कनेक्ट करता है। सो सिमिलरली डक बिल्ड पैलीपेटस लेज एग। जो पैलीपेटस प्लेटिपस है वो एग्स क्या करता है, लाई करता है, रेप्टाइल्स, बट शोज रिलेशनशिप विथ मैमल्स टू ड्यू टू अ प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। यानी ये रेप्टाइल्स की तरह एग लाई करता है, लेकिन मैमल की तरह इसके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से ये क्या हो गई, कनेक्टिंग लिंक्स। किसकी, पैरीपेटस की। पैरीपेटस की कनेक्टिंग लिंक क्या है कि ये क्या करता है, ये पैरीपेटस की कनेक्टिंग लिंक किसके बीच में, एनालिडा और अर्थ्रोपोडा के बीच में। और जो डक बिल्ड प्लेटिपेटस है उसने क्या करता है, इग्लाई करता है, किसकी तरह, इग्लाई करता है, रेप्टाइल्स की तरह। लेकिन मेमोरी ग्लैंड और हेयर्स किसकी तरह प्रेजेंट है, मैमल्स की तरह। किसकी तरह, मैमल्स की तरह। सो लंग फिश परफॉर्म रेस्पिरेशन विथ लंग्स इरिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग अ फिश। यानी कि जो लंग फिश है, लंग फिश का नाम ही लंग फिश इसलिए है क्योंकि ये जो अपना रेस्पिरेशन कर रहा है वो लंग्स के थ्रू कर रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग फिश। क्योंकि फिश जो है वो लंग्स से रेस्पायर होते हैं क्या, नहीं। तो ये क्या हो गया, एक एक्सेप्शन भी हो गया और एक कनेक्टिंग लिंक भी हो गई। तो दिस एग्जाम्पल्स इंडिकेट दैट मैमल्स आर इवॉल्व्ड फ्रॉम रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस फ्रॉम फिशेस। तो इस तरह से कनेक्टिंग लिंक के थ्रू हमें ये बात समझ में आई है कि जो एक मैमल्स है ये किससे इवॉल्व हुए हैं, रेप्टाइल्स के थ्रू इवॉल्व हुए हैं, और जो एम्फीबियंस है वो कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, फिशेस से इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, तो अब अगर हम केयरफुल्ली, तो अब यहाँ तक हमारा क्या हो गया है, कनेक्टिंग लिंक्स हो गया है। अगर हमारा, और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। अब एम्ब्रियो का मतलब तो हमें समझ में आता है कि जो हमारे एग्स होते हैं वो तो एग्स में किस तरह से डेवलपमेंट होता है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये बताया गया है
सिमिलर सिचुएशंस, कि जो भी हमारे पास फर्टिलाइजेशन के टाइम जो भी जाइगोट्स फॉर्म होते हैं, फिर ब्लास्टुला मोरुला से जो उनका क्या होता है, ग्रोथ होता है, वो बताया गया है। तो देखिए अगर हम है कि नहीं फर्स्ट स्टेज देखें, किसकी भी फर्स्ट स्टेज देखें, तो देखिए ये है मैन, ये है मैन का प्रोसेस, ठीक है, ये रैबिट का है, ये किसका है, कॉक का है, ये पिग का, चिकन का, टॉर्टॉइस का, सैलमेंडर का, फिश का, ठीक है। अब अगर आप ये फर्स्ट स्टेज देखें तो देखिए इसके अंदर ज़्यादा सिमिलरिटीज़ आपको दिखाई दे रहे हैं क्या, नहीं, लेकिन जैसे ही वो सेकंड स्टेज में यानी ग्रोथ के स्टेज में जा रहे हैं तो हमको यहाँ पे थोड़ा डिफ्रेंशिएट होते हुए दिखाई देता, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेज में ये और ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होते हुए दिखाई देता। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंट आपको दिखाई देगा तो वो कौन है, ह्यूमन बीइंग ही है। तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में क्या होता है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ वेरियस वर्टिब्रेट्स गिवन इन द पिक्चर शोज दैट ऑल एम्ब्राइज शोज एक्सट्रीम सिमिलरिटीज़, कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। कंपैरेटिव स्टडी किसकी करते हैं, एम्ब्रियो की, एम्ब्रियो किसके, वर्टिब्रेट के। तो ये जो है जितने भी एम्ब्रियो हमारे पास बताए गए हैं ये वर्टिब्रेट के एम्ब्रियोज है, किसके, वर्टिब्रेट के एम्ब्रियोज है। तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में कंपैरेटिव स्टडी होती है किसकी, एम्ब्रियोज की, और ये एम्ब्रियोज किसके हैं, वर्टिब्रेट्स के। तो फर्स्ट स्टेज में अगर हम देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि सब जो ये जो एम्ब्रियोज है, फर्स्ट वाले एम्ब्रियोज है, वो सब है कि नहीं किसके हैं, एक ही स्पेसीज के हैं, एक ही वर्टिब्रेट के हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे कंपैरेटिव स्टडी करते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ओके, नाउ ड्यूरिंग इनिशियल स्टेजेस एंड द सिमिलरिटीज डिक्रीजेज ग्रेजुअली, और उसके बाद जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ता है इनकी सिमिलरिटीज डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। फर्स्ट स्टेज में सिमिलरिटीज कैसे दिखाई देती है, सेम, लेकिन जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वो सिमिलरिटीज क्या होती है, डिक्रीज होती है, और इस तरह से ये डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। सिमिलरिटीज इन इनिशियल स्टेजेस इंडिकेट द कॉमन ओरिजिन ऑफ ऑल दिस एनिमल्स। तो अगर हम इस सिमिलरिटीज़ को, फर्स्ट स्टेज की सिमिलरिटीज़ को देखेंगे तो हमें लगेगा कि इन सब का ओरिजिन क्या है, सेम है। इन सब के देखकर ऐसा लगेगा कि इन सब से सिर्फ फिश ही फॉर्म हो सकती है, या फिर ऐसा भी हम सोच सकते हैं कि इससे सिर्फ ह्यूमन ही फॉर्म हो सकता है। फिर सेकंड ग्रोथ हम देखेंगे तो हमें लगेगा नहीं ये इससे डिफरेंट है, ये इससे डिफरेंट है, लेकिन थर्ड ग्रोथ हम देखेंगे तो सब एक दूसरे से क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो इसे कहते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी और एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। ओके, तो अब हमने यहाँ तक सारे एविडेंसेस, 6 एविडेंसेस थे हमारे, वो 6 एविडेंसेस पूरे की पूरे आज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है। क्या है, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद लेमार्किज्म की थ्योरी है, और उसके बाद स्पेसिएशन है। तो ये 3 पॉइंट हम एक साथ पढ़ेंगे, उसके बाद आगे का सोचेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर और वॉचिंग माई चैनल एंड सपोर्टिंग माई चैनल। जब तक के लिए बाय बाय।